इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया था। क्या क्या पॉइंट याद रखना होते हैं? सेम फेज में होती है दोनों, ठीक है, फेज कॉमन रखना होता है, और ओमेगा बाई के से जो स्पीड आएगा v, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? ई बाई बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई बाई बी। तो वो उससे कन्वर्जन आना चाहिए कि आप ईएम वेव में एक अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन दिया हो तो मैग्नेटिक फील्ड का बना सके, मैग्नेटिक फील्ड का दिया हो तो। अब एक प्रॉब्लम और ये भी होती है कि आपको वो भी पता होना चाहिए कि कौन सी फील्ड कौन से एक्सिस पे है, वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है। वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है कैसे पता चलेगा? जो इक्वेशन में फंक्शन मतलब साइन के बाद या कोस के बाद जो लिखा रहता है वैल्यू, ओमेगा टी के एक्स, के के साथ क्या लिखा है? एक्स लिखा, वाई लिखा या जेड लिखा, उससे डिसाइड होगा कि वेव कौन से एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है? ओमेगा टी और के एक्स के साइन से, कि दोनों के साइन अगर सेम हो गए तो नेगेटिव, और दोनों के साइन अगर ऑपोजिट हो गए तो पॉजिटिव। कौन सा एक्सिस, ये इस बात पे डिपेंड करेगा के साथ क्या लिखा, के एक्स लिखा तो एक्स एक्सिस, के वाई लिखा तो वाई एक्सिस, के जेड लिखा तो। ये वेव का डायरेक्शन हो गया। और वेव प्रोपेगेशन को हम कैसे निकालते हैं? ई क्रॉस बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बी कहाँ है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इतना हमने पढ़ लिया है। अगली हेडिंग लिखिए, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में हम। म्यू आर के बारे में हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, एप्सिलॉन आर के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टेट में, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एप्सिलॉन आर का एक और नाम है, आप लोग जानते हो क्या बोलते हैं इसको? के बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्वेश्चंस आते हैं ईएम वेव से रिलेटेड, क्या करते हैं? ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बना के दे देते हैं, और एप्सिलॉन आर और म्यू आर की वैल्यू हमसे पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर 1 किसके लिए होता है? एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए। बाकी दुनिया के जितने भी मीडियम है सबके लिए 1 नहीं होती, उनके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। अब ये तो हो गया एप्सिलॉन आर का वैल्यू, जो नॉर्मली अगर हम बात करें म्यू आर जो होता है ये कितना होता है? बोले डिपेंड करेगा म्यू आर का वैल्यू तो कि मटेरियल कौन सा है, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल का म्यू आर लेस देन 1 होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनका म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो म्यू आर का वैल्यू जो है वो मीडियम चेंज होने के साथ जो है वो डिसाइड होगा कि ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा, क्या आएगा कुछ पता नहीं है। अब अगर बात करें कि चलो ठीक है ये तो म्यू आर का वैल्यू हो गया, क्या म्यू आर का वैल्यू 1 होता है? होता है। म्यू आर का वैल्यू 1 कई बार होता है, कई बार स्टेप से बोल देते हैं नॉन मैग्नेटिक मीडियम, मतलब ना वो डायामैग्नेटिक है, ना पैरामैग्नेटिक है, ना फेरोमैग्नेटिक है, तो उसके लिए म्यू आर का वैल्यू क्या मान के चलेंगे? 1। और कभी बोल दिया जाए वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए तो 1 होता ही होता है, ठीक है। मान लो जैसे वैक्यूम बोल दिया, तो वैक्यूम के लिए तो आप सब लोग जानते हो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है? 1, और म्यू आर का वैल्यू भी क्या मान के चलेंगे? 1। ये तो वैक्यूम की कहानी हो गई। पर एक और वर्ड यूज होता है नॉन मैग्नेटिक मीडियम, ये बहुत यूज करते हैं ईएम वेव में। नॉन मैग्नेटिक मीडियम मतलब वो ना तो डायामैग्नेटिक है, ना वो पैरामैग्नेटिक है, ना वो फेरोमैग्नेटिक है, उसकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 नहीं होगा। या आप ऐसा क्यों लिखे अपन? मीडियम है तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। डाइलेक्ट सभी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से, भाई 1 से छोटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो पॉसिबल नहीं है ना, तो एप्सिलॉन आर तो ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन म्यू आर का वैल्यू उसके लिए भी हमको क्या मान के चलना है? नॉन मैग्नेटिक मीडियम। ये टर्म अगर यूज किया गया है तो आपको म्यू आर का वैल्यू क्या मान के चलना है? 1। अब हम आते हैं कि क्यों इतना डिस्कशन इन सारी चीजों पे चल रहा है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है v, वो होता है 1/रूट म्यू एप्सिलॉन। कितना होता है? 1/रूट म्यू एप्सिलॉन।
तो v इज इक्वल टू बोलो 1/रूट म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और जो 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी। याद है आपको, मैग्नेटिज्म में भी ये बात लिखी थी हमने। तो 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है, इसको क्या लिखा जा सकता है, सी। तो फाइनली अगर यहां से और यहां से इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज करें, तो मीडियम में जो स्पीड होगी v, वो कितनी हो जाएगी, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को तो सी लिख देंगे, c/रूट बोलो म्यू आर एप्सिलॉन आर, नॉट नहीं, नॉट तो ऊपर सी बन के चले गया ना, हाँ है ना। अब होता क्या है कि मान लो एक लाइट है, यहां पे क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम के बाद में यहां पे क्या है, मीडियम। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रे ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं चल रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे, n। ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम, किसी भी मीडियम का क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहां से लाइट ट्रेवल करते हुए आया, वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है, c। जैसे ही लाइट कहां पहुंचता है, मीडियम में पहुंचता है, तो उसका स्पीड कम हो जाता है और वो हो जाता है c/n। कितना हो जाता है, c/n। वैसे जनरली हम वहां पे इसको c/म्यू बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है वो n लिख रहे हैं हम, लेकिन वहां रे ऑप्टिक्स में क्या लिखते हैं, म्यू। वहां पे क्या लिखते हैं, यहाँ म्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी एक म्यू चल रहा है पहले से, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, दो दो म्यू होंगे तो फिर समझ भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने n लिख लिया यहाँ पे। तो मीडियम में आने पे स्पीड कितनी हो जाती है, c/म्यू। अब यहां पे अगर हम बात करें तो c को क्या लिखा जाएगा, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये तो c का वैल्यू हो गया। और जो v होता है वो बताओ क्या होता है, c/n होता है। और v का रिजल्ट अभी हमने क्या देखा, क्या हो जाएगा, c/रूट बोलो म्यू आर एप्सिलॉन आर। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो c से c कैंसल, मतलब मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिजल्ट रेडी हो गए, n इज इक्वल टू बोलो म्यू आर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिजल्ट हो गया, ये v का रिजल्ट हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वेव स्पीड, ईएम वेव की स्पीड से रिलेटेड ये रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस करते हैं अपन, छापिए पहले ये। स्कोर क्या आ रहा है आप लोगों को, छह सौ प्लस कोई, 500 प्लस, बिटवीन 450 टू 500, 460, फिजिक्स 95, 400 टू 450, 415 फिजिक्स, 67, 415 फिजिक्स 60।
अब ले। क्वेश्चन लिखिए कि लिख लियो तो। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ electromagnetic wave in a non-magnetic medium, in a non-magnetic medium, electric field component of electromagnetic wave in a non-magnetic medium is E equal to E naught sin CT minus 2Z. CT minus 2Z. Calculate dielectric constant of medium. Calculate dielectric constant of medium. वन गलत है। वैक्यूम थोड़ी ना है, तो वन बोल दिया तूने। मीडियम है।
वेनसडे को टेस्ट रहेगा आपका EMI, AC और EM वेव। टॉपिक टेस्ट। इस वीक में 2 ही टेस्ट है, फिजिक्स एक केमिस्ट्री बस। बोलिए, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू C बाई रूट म्यू आर, और V होता है ओमेगा बाई के, C बाई 2, T के साथ जो लिखा वो ओमेगा और Z के साथ जो लिखा वो के। इक्वेशन दिया है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां से वेव स्पीड निकाल सकते हो V इक्वल टू ओमेगा बाई के से, है ना। तो क्या निकल गया, C बाई 2, बस रख दीजिए। तो बताओ क्या लिखेंगे, C बाई 2 इक्वल टू C बाई रूट, बोलो म्यू आर तो 1 है, क्यों म्यू आर 1 क्यों है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम बोला है, तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए म्यू आर का वैल्यू क्या होता है 1, तो म्यू आर 1 है, एप्सिलॉन आर निकालना है, C से C कैंसिल, रूट हटा दूंगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ गई, बस एप्सिलॉन आर ही तो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, और आंसर। V कहां से निकाला मैंने, ओमेगा बाई के से, जो इक्वेशन दिया वहां से V निकालना पड़ेगा पहले। जेई में पूछा हुआ है अभी 1-2 साल पहले कि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी और इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी का रेशियो क्या होगा, तो वैक्यूम की होती 1 और इसकी क्या निकली 4, तो 1/4 उसका आंसर है। हाँ जी, हाँ 1 को क्यों निकाले, एप्सिलॉन आर में मल्टीप्लाई कर दे, एप्सिलॉन आर ही रहेगा। को इसको इसको तो स्क्वायर कर, इधर स्क्वायर कर देंगे ना, इतना क्या सोच रहा है यार उसमें। हो गया, बढ़े आगे, कर लोगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के रिजल्ट भी आएंगे तो कर लोगे। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सीधे ऐसे ही निकाल लिया करो, V इज इक्वल टू C बाई एन से, है ना, और V अपना कितना निकला C बाई 2, C बाई एन, C से C, n इक्वल टू 2, है ना। स्पीड हो जाती है ना 1/n टाइम मीडियम आने पे, तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट भी कर सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या भैया, EM वेव जो होती है अपने साथ एनर्जी लेके चलती है। वेव का डेफिनेशन ये है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम के ट्रांसफर को ही क्या बोलते हैं, वेव। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक EM वेव अपने साथ एनर्जी लेके चलती है। अब यहां से मान लो EM वेव ट्रेवल करते हुए यहाँ आ रहा है, यहां मैंने एक ऐसा बॉक्स मान लिया 1 मीटर क्यूब का, तो इतनी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी EM वेव के पास रहती है, मतलब यह है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब किस वेव किस फॉर्म में एनर्जी रखेगा अपने पास, बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो शेयर करके रखता है, 50% इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है, 50% बराबर बराबर डेंसिटी रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में।
तो दो एनर्जी डेंसिटी होती है एम वेव के पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और एक होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो आपको पहले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि पूछा क्या गया मुझसे। ठीक है, होती दोनों इक्वल ही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पूछी है तो आंसर क्या टिक करना है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पूछी तो आंसर क्या टिक करना है। और एक होता है कि कुछ नहीं बोलता है एनर्जी डेंसिटी, तो फिर कौन सा टिक करके आते हैं, टोटल। फिर कौन सा टिक करके आते हैं, टोटल। तो पहले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि पूछा क्या है तीनों में से, अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी पूछा, अकेले मैग्नेटिक फील्ड का पूछा, या टोटल पूछा। तो पहली हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या आप इसके बारे में नहीं जानते? जानते हैं, पीपीसी में पढ़ रखा हमने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन एक समस्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, ई क्या चीज है, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, भाई वहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थोड़ी ना है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ऐसे चम कर रहा है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, बोले यहां तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही ऐसा है क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा कुछ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको अगर आप वहां उठा के रखते हैं तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो एनर्जी डेंसिटी तो क्या कर रही है, पीरियोडिक मोशन विथ, अरे बोलो, डबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल एनर्जी डेंसिटी। तो और अगर कांस्टेंट वैल्यू पूछी जाए तो फिर क्या टिक कर कहेंगे, एवरेज। ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी डेंसिटी का, ये मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी है, ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी है ये। लेकिन अब हमसे, हमारे लिए काम का फॉर्मूला ये है, हमसे ये इक्वेशन वगैरह नहीं पूछे जाते, एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमसे पूछी जाती है। आप सब लोग समझदार है, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कितना होता है कंप्लीट साइकिल में, E/2 है ना, मैक्सिमम का आधा। तो ये अगर ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है तो इसका आधा कितना आएगा, बोलो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बहुत काम का रिजल्ट है ये सब इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि मैं सीधे 1/4 लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि वहां तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़ाया था, कहां पे, पीपीसी में। भाई वहां कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही रिजल्ट है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल है तो सही रिजल्ट तो वो है जो ऊपर लिखा हुआ है, वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है एनर्जी डेंसिटी। लेकिन आपको कौन सा टिक करके आना है, एवरेज। तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। छापिए, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसके बाद अगली हेडिंग,
मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी ना 1/4 किया तो सही, आधा क्यों किया? एवरेज निकालने के लिए तो आधा किया, एवरेज आंसर निकालने के लिए तो ये हाफ किया गया। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, वो थोड़ी ना फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये है ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो मैं बता रहा हूं कि उतनी होती है, लेकिन अब ई वेरिएबल था तो क्या करना फिर? वेरिएबल है तो या तो ये फॉर्मूला सही है, एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है, टाइम वेरिएबल है और पिक वैल्यू है, मतलब सॉरी एवरेज वैल्यू है। हाँ हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, नहीं एनर्जी थोड़ी ना है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों मान सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी तो थोड़ी ना ई नॉट। कहाँ पे? हाँ तो पूरा एनर्जी डेंसिटी है ना, ई नॉट अकेला थोड़ी ना एनर्जी डेंसिटी है। एप्सिलॉन नॉट का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बनेगा ना एनर्जी डेंसिटी। ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आया? ये कंफ्यूजन तो अभी भी है, पूछना आराम से। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ई वेरिएबल है इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव में, बढ़ता घटता रहता है टाइम के साथ। तो हमको वैल्यू मैक्सिमम, अब जैसे ई का वैल्यू मैंने रखा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू पिक वैल्यू है। लेकिन बात यह है कि पिक वैल्यू थोड़ी ना एवरेज आंसर होती है, एवरेज आंसर उसका आधा होता है। तो 1/2 टाइम ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कर दिया, 1/4 हो गया। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी नेक्स्ट। तो देखिए जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है ना, ई बी लिख देंगे हम चाहो तो उसको, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसकी वैल्यू होती है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। सोलेनोइड से निकाल सकते हो आप इसको, हाफ एल आई स्क्वायर जो होती है मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं अपन, पर यूनिट वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। सोलेनोइड के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट रेडी हो जाता है, ठीक है, लेकिन उस पर दिमाग मत लगाओ, इतना होता है अभी ये मान के चलो। फिर कहानी वही है कि बी कांस्टेंट थोड़ी ना, बी तो वेरिएबल है, बी तो कितना है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ये वैल्यू में रखता हूं तो एनर्जी डेंसिटी आती है क्या, हाफ बी की जगह पे बताओ क्या लिखेंगे, बोलो, बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये तो साइन स्क्वायर का वो हो गया, फंक्शन हो गया। तो पीरियोडिक मोशन विथ डबल फ्रीक्वेंसी एंड हाफ टाइम पीरियड वाली कहानी हो गई। फिर बात आएगी एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो वो क्या होती, पिक वैल्यू की। तो पिक वैल्यू कितनी है, बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, और उसका आधा जब करने जाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गई।
हो गया। बढ़े आगे। अब कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, आपको याद रखना है। पहला, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है किसके? एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए। ईएम वेव में जो एनर्जी है दोनों में इक्वल इक्वल शेयर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए दोनों का एवरेज आंसर जो है वो क्या आता है? सेम आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें तो मुझे मान लो निकालना हो टोटल एनर्जी डेंसिटी, या टोटल वर्ड यूज नहीं करेगा, ओनली एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव भी बोल सकता है, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? बोले उसको आप लिख सकते हो डबल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी या फिर डबल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बी लिख लेना यहां पे। ई मतलब एनर्जी डेंसिटी है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? अब एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ रहा है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। उसका डबल करने जाऊंगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ठीक है, इतना आ जाएगा। या फिर एक फॉर्मूला ये भी तो बन जाएगा, हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये कौन सी एनर्जी डेंसिटी है? टोटल एनर्जी डेंसिटी है एम वेव का, हाँ ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है। ये जोड़ने डबल करने पाया, क्यों? क्योंकि दोनों होती सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी जब जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। अब जोड़ना है उनको जो दोनों इक्वल है, तो किसी एक को डबल कर लो, बात वही है। तो दोनों को डबल जब करते हैं तो ये रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये दोनों ही आंसर हैं किसके? एनर्जी डेंसिटी के, टोटल एनर्जी डेंसिटी के। और कुछ नहीं बोला जाए तो आप कौन सा निकाल के आते हैं? टोटल। तो कब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर टिक करना और कब 1/4, क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछा है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इंटेंसिटी क्या होता है भैया? इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम।
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। ईएम वेव से मतलब नहीं, दुनिया की सभी वेव की इंटेंसिटी यही होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसमें क्या किया, एक्स से ऊपर एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस से, ठीक है। तो हुआ यूं कि एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू ए डिस्टेंस, और एक तरफ बचा डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको अगर आप अरेंज करते हैं तो इंटेंसिटी के लिए एक रिजल्ट रेडी होता है, ये एरिया इनटू लेंथ, ये क्या बनेगा, वॉल्यूम। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या ई स्क्वायर, ठीक है। और एक्स बाई टी को क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ वेव, वी। वी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं पे आपको इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, सी होती है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बार बार यूज होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहां से आया कैसा। एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड, उससे क्या निकल जाएगा, इंटेंसिटी। अगली हेडिंग लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते कौन कौन है, जैसे जो लाइट आ रहा है, सनलाइट जो होता है, उसमें कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं जिनके नाम हमने सुन रखे हैं। एक्सरे होता है, विजिबल होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, ठीक है, इंफ्रारेड होता है, विजिबल रीजन पूरा कंप्लीट रहता है, रेडियो वेव रहती है, कॉस्मिक वेव रहती है, गामा वेव रहती है, ठीक है। तो हमको एग्जैक्टली होता है क्या है कि आप अगर देखेंगे तो पुराने टाइम पे जो एमपीपीईटी एमपीपीएमटी के क्वेश्चंस हैं, उसमें तो डेटा भी रटना पड़ता था कि यार आपको अल्ट्रावायलेट का रेंज पता होना चाहिए कि किस रेंज से किस रेंज में उसका फ्रिक्वेंसी होता है और क्या रेंज उसका वेवलेंथ का है। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि दो वेव का नाम अगर बोल दे तो कंपेरिजन आना चाहिए कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है और किसका कम है। और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, एचसी बाई लेमडा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। तो एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो जो वेवलेंथ का ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, वही एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है। तो दोनों ही से ही चीजें जो है वो समझ में आती है। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, क्या क्या चीजें हैं समझते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, कॉस्मिक ने गामा से कहा तुम एक्स यूवी में बैठकर
इंडिया जाओ एंड माइक्रोवेव में रेडियो बजाओ। कॉस्मिक ने गामा से कहा एक्सयू में बैठकर इंडिया जाओ, माइक्रोवेव में रेडियो बजाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। सबसे कम वेवलेंथ एम वेव में अगर किसी का होता है तो वो होती कॉस्मिक वेव। कॉस्मिक वेव का वेवलेंथ सबसे कम होता, पहला नाम कॉस्मिक आ रहा है। उसके बाद में गामा वेव, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड पे आता है, ठीक है, थर्ड जो है वो एक्सरे, ठीक है। फोर्थ पे आता है यू फॉर अल्ट्रावायलेट, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अल्ट्रावायलेट के जस्ट बाद में कौन आएगा? वॉयलेट। वॉयलेट के पहले अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो वॉयलेट मतलब कलर आ गए, कलर आ गए मतलब विजिबल रीजन आ गया। अरे यार, विजिबल रीजन आ गया। इसमें आप पूरा सीक्वेंस ऐसा लिख सकते हैं क्या? विबक्योर मतलब अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद में वॉयलेट, वॉयलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड के बाद इंफ्रारेड। वॉयलेट के पहले अल्ट्रावायलेट, रेड के बाद इंफ्रारेड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ सातों कलर में से किसका होता है? रेड का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? रेड की। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भैया ये पांचवा विजिबल रीजन भी पूरा खत्म हो गया, सातों कलर, ठीक है। उसके बाद में सिक्स पे आता है आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंफ्रारेड, ठीक है। तो उसके बाद में सिक्स पे जो आया बताओ कौन आ गया? इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड से भी ज्यादा वेवलेंथ अगर है किसी का तो सेवंथ पे आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और एट्थ पे जो आता है वो अपना आता है रेडियो वेव। हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है पूरे ईएम वेव में? रेडियो वेव का। लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है? रेडियो वेव की। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है क्या? कॉस्मिक ने गामा से कहा तुम एक्सयू में बैठकर इंडिया जाओ और माइक्रोवेव में रेडियो बजाओ। कब तक? जब तक याद ना हो जाए। स्टेटमेंट छापियो। क्या हो गया? रेडियो नहीं है?
हो गया। डन होता है चैप्टर अपना। बताइए कौन कौन से क्वेश्चन नंबर करेक्शन लग रहे थे आप लोगों को।